नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला फिर से उपस्थित हूं प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज बात करते हैं प्रसंग में हाइड्रोजन इंजन के बारे में। आज की दुनिया कार्बन ईंधन पर चल रही है। कार्बन ईंधन के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं जो वातावरण के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के न केवल अनेकों बीमारियां जन्म लेती हैं बल्कि इससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। विश्व के तापमान में वृद्धि और उसके कारण पोलर आइस कैप का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि आदि सभी कुछ इस प्रदूषण के कारण हो रहा है। इसी कारण विश्व के सभी देश कार्बन एमिशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य देशों के साथ भारत भी नेट जीरो के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वर्तमान में विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत फॉसिल ईंधन है, परंतु विश्व में फॉसिल ईंधन सीमित मात्रा में है। यह सदैव नहीं चलेगा। इसलिए दुनिया में वैज्ञानिक अक्षय ऊर्जा के स्रोत खोजने में लगे हैं। अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है। सौर ऊर्जा शायद आगे चलकर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा, परंतु सौर ऊर्जा के बारे में कभी और बात करेंगे। आज हमारा एपिसोड इंजनों में उपयोग किए जाने वाले कार्बन ईंधन के होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हाइड्रोजन ईंधन की उपयोगिता के संबंध में है। इसके पूर्व एक वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में बात कर चुके हैं। आप चाहें तो उस एपिसोड को देख सकते हैं। उस एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हाइड्रोजन इंजन के विकास की भी काफी कोशिशें हो रही हैं। आइए आज के एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हाइड्रोजन के जलने से कोई प्रदूषण नहीं होता क्योंकि इसके जलने से केवल पानी बनता है। हाइड्रोजन कम तापमान पर ज्वलनशील है। इन सभी कारणों से हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग करने के प्रयास काफी दिनों से चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है जब हाइड्रोजन का उपयोग बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में करना संभव हो सकेगा। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए दो अलग अलग तकनीकें उपलब्ध हैं। पहली तकनीक को हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक कहते हैं और दूसरी तकनीक में डीजल या पेट्रोल से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन में कुछ परिवर्तन करके उसे हाइड्रोजन के आंतरिक दहन इंजन के रूप में चलाया जाता है। आइए पहले फ्यूल सेल की बात करते हैं। इसमें हाइड्रोजन में उपलब्ध ऊर्जा को रासायनिक क्रिया द्वारा सीधे बिजली में बदला जाता है, जिससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है और फिर बैटरी का उपयोग करके वाहन को चलाया जा सकता है। इस प्रकार फ्यूल सेल बैटरी चार्ज करने का एक माध्यम है। फ्यूल सेल कैसे काम करता है उसे इस चित्र के माध्यम से समझिए। इस चित्र में दिखाया गया है कि हाइड्रोजन को एक मेम्ब्रेन से प्रवाहित किया जाता है जिसके दोनों ओर कैटलिस्ट लगा होता है। कैटलिस्ट हाइड्रोजन के अणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। केवल प्रोटॉन ही मेम्ब्रेन से होकर गुजर सकते हैं, इसलिए प्रोटॉन मेम्ब्रेन से निकलकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड की ओर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। एनोड और कैथोड को एक तार द्वारा जोड़ने से उसमें विद्युत की धारा प्रवाहित होती है। कैथोड पर प्रोटॉन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना देते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन के फ्यूल सेल से विद्युत की धारा प्राप्त होती है जिसका उपयोग बैटरी को चार्ज करने में या अन्य कार्यों में किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली दो कारें बाजार में आ चुकी हैं। पहली है टोयोटा की मिराई और दूसरी है ह्युंडई की नेक्सो। यह कार भारत में भी आ चुकी है। टोयोटा की मिराई कार में माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी संसद भवन आए थे। उनके आने का एक वीडियो यूट्यूब की चैनल आर्गस न्यूज पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्रदूषण के दृष्टि से भी पेट्रोल डीजल का प्रदूषण बहुत होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे सामने रखा है वो पूरा करने के लिए हमें फ्यूल में भी आत्मनिर्भर होना होगा और इसलिए हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। एक, पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करके जो हाइड्रोजन निकलेगा उससे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक की कार का खर्चा ₹1 पर किलोमीटर है, इसका ज्यादा से ₹1.5 से ₹2 आएगा।
तो कल्पना यह है कि कोयले से जो बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन होता है और पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन होता है, पर हमें ग्रीन हाइड्रोजन ही तैयार करना है और ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरमेंट की दृष्टि से एकदम इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए पूरक है। इस तकनीक का उपयोग करके बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। बैटरी चलित वाहन की सबसे बड़ी समस्या है उसे चार्ज करने की। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में काफी लंबा समय लगता है, जिसके कारण इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने में कठिनाई है। रास्ते में यदि चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला या फिर चार्जिंग स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा तो इन वाहनों का उपयोग करने वालों को समस्या हो सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करने से कार की टंकी में हाइड्रोजन भरकर उसे लंबी दूरी तक आसानी से चलाया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भरने में केवल कुछ मिनट का ही समय लगेगा और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कार की बैटरी चलते समय ही चार्ज हो सकेगी। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजन से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन की। पहला हाइड्रोजन से चलने वाला आंतरिक दहन इंजन 1807 में ही फ्रांसवा इजाक रिवाज ने बनाया था। 1965 में एक हाई स्कूल के विद्यार्थी रोजर ई बिलिंग ने हाइड्रोजन पर चलने वाली कार का मॉडल बनाया। 1970 में पॉल डीजी ने पेट्रोल से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन को हाइड्रोजन से चलने का पेटेंट प्राप्त किया। इस तकनीक का लाभ यह है कि इसमें महंगे फ्यूल सेल की आवश्यकता नहीं रहेगी और वर्तमान में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले आंतरिक दहन इंजनों में ही कुछ परिवर्तन करके हाइड्रोजन के उपयुक्त बनाया जा सकेगा। ये कारें अभी बाजार में नहीं आई हैं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि हाइड्रोजन से चलने वाली आंतरिक दहन इंजन वाली कारें शीघ्र ही बाजार में आ जाएंगी। YouTube चैनल बुक्स इलेक्ट्रोलाइजर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक डीजल इंजन को हाइड्रोजन इंजन में आसानी से बदल दिया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। This is Mr. Faber and I'm gonna show you what he did. He converted a standard diesel direct injection engine, put in the hydrogen storage, regulated it in a way that the pressure is reduced from 300 bars. Then he made the entire ECU for the hydrogen combustion. He replaced the glow plug with a spark plug. And has all the setup. हाइड्रोजन का उपयोग वाहनों में करने में अनेक समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील है और इस कारण यदि हाइड्रोजन थोड़ी सी भी लीक हुई तो विस्फोट का खतरा है। कार बनाने वालों ने इस समस्या का समाधान किया है कि कार्बन फाइबर से बनी हुई टंकियां लगाई गई हैं। इनका उपयोग करके जो बहुत उच्च दाब सहने में सक्षम है, हाइड्रोजन को लीक होने से बचाया जा सकता है। दूसरी समस्या है हाइड्रोजन के वितरण की। हाइड्रोजन वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के स्थान पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जिन्हें बनाने की लागत काफी ज्यादा है। इन फिलिंग स्टेशनों तक हाइड्रोजन को पहुंचाने के लिए विशेष टैंकरों की आवश्यकता भी पड़ेगी। एक विकल्प यह भी है कि फिलिंग स्टेशनों पर ही हाइड्रोजन का निर्माण किया जाए। इस हाइड्रोजन में अशुद्धियां कुछ अधिक हो सकती हैं जो फ्यूल सेल के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन आंतरिक दहन इंजन में उपयोग की जा सकती है। हाइड्रोजन के आंतरिक दहन इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर बनती है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड अधिक बनते हैं और यह भी पर्यावरण के लिए घातक हैं। इसलिए इन इंजनों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को समाप्त करने के लिए कैटलिस्ट, ट्रांसफार्मर आदि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब कारणों से कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का उपयोग प्रारंभ में कारों के लिए नहीं बल्कि ट्रकों, रेलों आदि के लिए करना बेहतर होगा, क्योंकि इनका रूट पहले से तय होता है जिस पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का उपयोग हवाई जहाजों में, जनरेटर सेटों में, निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी मशीनों में आसानी से किया जा सकता है। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर हाइड्रोजन का निर्माण भी तो करना ही होगा। कहीं हाइड्रोजन निर्माण करने में तो पर्यावरण को खतरा नहीं होगा। हाइड्रोजन बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पेट्रोलियम या कोयले से हाइड्रोजन का निर्माण। इस तरीके में हाइड्रोकार्बन पदार्थों से कार्बन को अलग करके हाइड्रोजन बनाई जाती है। इस तरीके में फॉसिल ईंधन का उपयोग ही हाइड्रोजन बनाने में किया जाता है, इसलिए यह तरीका लंबी अवधि के लिए कारगर नहीं है। दूसरा तरीका है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन का निर्माण। इसमें विद्युत का उपयोग किया जाएगा और विद्युत आखिरकार किसी फॉसिल ईंधन का उपयोग करके ही बनेगी।
तीसरा तरीका है एलजी जैसी बायोटिक सामग्री के द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण करने का। यह तरीका सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें बायो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता। इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। बाहर की ऊर्जा का उपयोग भी नहीं होता, परंतु इसके लिए अभी काफी शोध की आवश्यकता है। हाइड्रोजन के निर्माण की विभिन्न तकनीकों के आधार पर इसे ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन आदि कहा जाता है, जिसके बारे में एक वीडियो YouTube की चैनल हेनरिक बॉल स्टिफुंग पर क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध है, जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। Much confusion starts with the fact that hydrogen can be produced in various ways, which are named in different colors. The currently dominant form is gray or black hydrogen, produced by combining fossil gas or coal with steam. Its production releases large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. Not clean at all. The fossil lobby then argues that the CO2 could be captured and stored in the ground in a process called CCS. They call it blue hydrogen. But there is a catch. If we consider all the releases of methane during the production of fossil gas, blue hydrogen can be as bad for the climate as burning fossil gas directly. So, this is not a solution. It's also possible to produce hydrogen by splitting water with electricity in a process called electrolysis. Here, it depends on the source of the electricity. Pink hydrogen is made from risky nuclear energy, leaving a legacy of highly toxic waste that needs to be safely stored for thousands of years. Green hydrogen is made from renewable power, mainly wind and sun. Sadly, it currently makes up less than 1% of today's hydrogen production. But only green hydrogen can be truly clean and sustainable. So, if we need hydrogen for some uses, it needs to be green hydrogen. इस सारी चर्चा से लगता है कि अगर हम ऊर्जा का उपयोग बढ़ाते रहे तो पर्यावरण पर कोई ना कोई हानिकारक प्रभाव अवश्य होगा। तब शायद बेहतर विकल्प लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही है। इस बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।